These technical classes we are starting from today. In this one topic, which is the screening and managing the gestational diabetes and maternal anemia. So सकता है कुछ मेडिकल कुछ पैरामेडिकल सभी ने ज्वाइन किया हो, और एंटीनेटल केयर कोई भी हॉस्पिटल का जो एंटीनेटल क्लिनिक होता है वो अकेले डॉक्टर नहीं रन कर सकता. उसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ मेनली अपना जो नर्सिंग स्टाफ है, और इवन समटाइम्स तो यदि बहुत बड़ा नर्सिंग होम नहीं होता है तो कुछ लोग मल्टीपल काम करते हैं. वो रजिस्टर भी कर रहे हैं, उनको एंट्री पे आते ही रिसीव भी कर रहे हैं और उनके सारे पेपर्स वगैरह भी देख रहे हैं, है ना. वो नर्सिंग स्टाफ भी हो सकता है, दूसरा टेक्निकल आदमी भी हो सकता है ना, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है. सो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो पेशेंट की कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होती हैं, जो हम एंटीनेटल केयर में पढ़ाते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, वो एक चीज हो गई. पेशेंट का एनीमिया, हम बहुत सारी चीजें जो होती है ना, एनीमिया ऐसी चीज है जो दूर से दिख सकती है. पेशेंट आता है, आपने कभी देखा, यू सी दैट पेशेंट लुक्स पेल, यानी कि उसका लिप्स जो है वो अच्छी तरह रेड नहीं है. और आप अपने मेक इट अ पॉइंट, जितने भी एंटीनेटल केयर गिवर्स हैं, वो ये ध्यान रखें कि अपने पेशेंट्स को कुछ चीजें पढ़ाएं कि भाई तुम्हें जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे लिपस्टिक लगा के ना आए. यदि पेशेंट आपको स्पेसिफिकली एनीमिक दिख रहा है तो उसको नेक्स्ट विजिट में मत आओ. यह आपके लिए भी नुकसानदायक है, पेशेंट के लिए भी नुकसानदायक है. और हमारे लिए तो एक अच्छा क्या हो जाता है, जब वो बिना लिपस्टिक के आते हैं तो वो पेशेंट दिख जाते हैं कि भाई वो तो लिप्स से दिख गया कि पेल है. सो अभी आज हम जो जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, इनमें हमारे को दो जो है लगती बहुत छोटी सी चीज है. एनीमिया हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिसको कि सबसे छोटा टेस्ट माना जाता है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन बीइंग, अपन इंडिया में रहते हैं, इंडिया एशियन कंट्री है, और एशियन कंट्री के जो जीन्स हैं हम लोगों के, वो जेनेटिकली हम प्रोन है डायबिटीज होने के. यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज से बात करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया का जो है ना इंसिडेंस, मतलब वो 11.5 टाइम्स हायर चांसेस है. वेस्टर्न में एक हो रहा है तो हमारे 11.5 टाइम्स ज्यादा होगा. समझ रहे हो? तो हम लोग 11.5 टाइम्स हायर इंसिडेंस पे. तो हमारी तो किसी का जो है हाई रिस्क जाना, ये जाना मतलब ही नहीं है. जितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हमें उनकी जीडीएम को डायग्नोज करना है. एनीमिया का प्रेवलेंस हम देखेंगे तो भयंकर एनीमिया 90% फीमेल्स मिलेंगे. तो इस सेशन में आज हम यही करने जा रहे हैं कि कैसे तो हम डायग्नोज करेंगे, हाउ टू डायग्नोज एनीमिया. सिंपल, जैसे मतलब साइंस एंड सिम्टम. साइंस मतलब पेशेंट एंटर हो रहा है, पेशेंट का पता चल जाएगा कि पेशेंट कितनी एनीमिक दिख रही है और कैसा है. ठीक है. सिम्टम्स में क्या होगा, कई बार सांस फूलती हुई आती है. पेशेंट आपके 4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई है, सांस फूलने लगती है, आते जरूर बोलेगा पेशेंट, अरे नहीं वो तो मेरे चलने से हो जाता है. तो हमें पूछना है कि चलने से कितनी दूर चलने से हो जाता है. भाई हमारे नर्सिंग होम में, आप हमारे ओपीडी में आ रहे हो तो 4 सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ी. यदि 4 सीढ़ी में वो एकदम डिस्निक हो रहा है, उसकी सांस उखड़ रही है, इफ शी बिकम्स डिस्निक ऑन दैट द मिनिमम एक्सर्शन पे, मतलब कि वो उसका एनीमिया का जो रेटिंग है वो थोड़ा हाई है. देन अब पेशेंट क्या होता है, एनीमिया को बहुत लाइटली लेता है. इवन हमारे कुछ लोग जो है, हम लोग खुद प्रोवाइडर्स जो है, हेल्थ प्रोवाइडर्स है, वी आल्सो टेक इट लाइटली. लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये मदर एंड फीटस दोनों को करता है. मदर में आप ऑब्स्टेट्रिक्स में एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जिसको मान के चलते हो कि पीपीएच होता है, और पीपीएच का इंसिडेंस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, और वो एटोनिक पीपीएच बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सब ट्रेंड है जो डिलीवरीज कराते हैं, तो वो लोगों के पास ट्रॉमा आज की तारीख में कम होगा. कभी कभी होता है ट्रॉमा, बड़ा भी होता है, बट द एटोनिक पीपीएच इज इनसाइड द बॉडी, उन्हीं का जो रिस्पॉन्स कर रहा है. तो जब एनीमिक पेशेंट होगा तो थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होगा, वो मदर को ज्यादा नुकसान करेगा. तो मैटरनल शॉक और वो कंडीशन जल्दी आती, मैटरनल डिटोरिएशन जल्दी होता है. सो हमारे को ये चीज ध्यान में रखनी है, पेशेंट को समझाना कि भाई पूरी डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, तुमको होगी, बच्चे को होगी, और डिलीवरी के बाद भी तुमको होगी. सो पेशेंट हमेशा अपना काउंसिल्ड होगा. तो फिर वो जो आयरन इनटेक है, क्योंकि आयरन इनटेक में बहुत सारा जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस इज नॉट गुड. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि जो हमारा ये बर्डन है हमारी कंट्री में, एनीमिया को हम कह रहे हैं
52.9% में ये डेटा शो कर रहा है, बट आप ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स अपने मिलते हैं। हम क्या होता है, हम एनीमिया कब मान के चलते हैं, जब वो 8 ग्राम 7 ग्राम होता है। बट आप यदि एक्चुअल एनीमिया की डेफिनेशन में देखोगे तो आपका 12 ग्राम हमें चाहिए। हमारी लेडी शुड हैव दैट 12 grams of hemoglobin, then only we should be satisfied. तो आपका जो एनीमिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगे if lady have the 12 grams of hemoglobin during her pregnancy. So this anemia is around, as per ना NFHS डेटा 5 वाला जो है सर्वे इंडिया का, उसमें 52.2% लिया है। आउट ऑफ दैट हमारा जो है 90%, जितने एनीमिक उनमें 90% हमारे आयरन डेफिशिएंसी होते हैं, पर एसोसिएटेड न्यूट्रिशनल होता है। न्यूट्रिशनल होने का कि हम डाइट जानते हैं कि डाइट हमारी जो है बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं है, हमारे फाइटेट्स बहुत ज्यादा है, तो आयरन देने के बावजूद भी वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और दूसरा हमारा जो है अदर फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से होता है। अब आप कहोगे कि जीडीएम जैसा मैंने बताया कि हम जेनेटिकली ऐसे हैं जिनका कि जीडीएम होने के इंसिडेंस मतलब ज्यादा है हमारे में। अब जो लेडी नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में प्री डायबिटिक है, और हर फैमिली में आप चार्ट के देख लीजिए, क्योंकि हम कैपिटल ऑफ डायबिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहले चाइना था, चाइना के बाद हम लोग आ गए। ये हमारा सारा हमारा लाइफस्टाइल के चेंजेस से सब कुछ है, डाइट वाइट सब समझ लो, वेट का है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि बढ़ते जाने, प्लस एडिशनल फैक्टर हमारा जेनेटिक है। तो और ये डायबिटीज आई यदि प्रेगनेंसी में आती है, क्योंकि हमारा जो प्री डायबिटिक है नॉन प्रेग्नेंट है वो प्रेगनेंसी में आ गया। वेट हमने बता दिया बढ़ता जा रहा है हमारे लोगों में, रूरल हो अर्बन हो सब में हो रहा है। दूसरा हमारा डाइट का प्रॉब्लम है। तीसरी हमारी जो पीसीओएस वाली कंडीशन है वो भी देखिए लड़कियों में कितना ज्यादा है। ये सब और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा 10 to 14% माना, कहीं कहीं किसी किसी एरिया में तो 20% तक भी डायबिटीज है। और ये जो डायबिटीज है बच्चे को कर रहा है और मदर के लिए जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो नियर फ्यूचर में खुद डायबिटिक बन जाएगी। सो अभी हम यदि पहला पार्ट मैटरनल एनीमिया पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हमें क्या करना, हम हर इसमें है आई थिंक जो आज लोगों ने ज्वाइन किया मोस्ट ऑफ देम आर हैव अटेंडेड इसका अपना मान्यता की क्लासेस। जो जितने क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें हम बात करते हैं कि द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन और द सीबीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एएनसी क्लिनिक। सो हीमोग्लोबिन लेस देन 11 जहां गया वो पेशेंट एनीमिया कैटेगरी में आ गया। अब इस एनीमिया की हमने कॉजेज बात करी कि आयरन डेफिशिएंसी, देन फॉलिक एसिड अगेन, क्योंकि फॉलिक एसिड इधर एक तो हमारी बॉडी में कम है, क्योंकि हम लोग लीफी वेजिटेबल्स वी ईट बट वी कुक इट एंड देन वी ईट, रॉ नहीं खाते हैं, तो मेन सोर्स उधर सा है और मेजॉरिटी अपना इसमें है वेजिटेरियंस है। इंक्रीज डिमांड फॉर द फीटल ग्रोथ, फॉलिक एसिड की डिमांड इधर फीटस को भी ज्यादा चाहिए, तो मदर के वहां से ही फीटस में जाएगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी है वो भी होगी तो भी एनीमिया होगा। हमारे यहाँ पैरासिटिक इन्फेक्शंस बहुत है, इसीलिए देयर इज अ मैंडेटरी टू गिव दैट एवरी प्रेग्नेंट फीमेल शुड गेट एंटी एलिपेंथिक्स। हम हर पेशेंट की डीवर्मिंग करते हैं आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब एनीमिया आप सोच लीजिए कि इफ लेडी इज ऑफ 11 ग्राम्स प्री कंसेप्शनल कंडीशन में, ठीक है, अब डेफिनेटली वो पेशेंट जब प्रेग्नेंट होगी तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस? कि अब आप सोचिए कि बॉडी किस लिए एडजस्ट होगी, बॉडी को दो जगह ब्लड देना है। जो मैटरनल बॉडी है उसको सर्कुलेशन ब्लड एक मदर में और एक फीटल सर्कुलेशन में जाना है। अब उस ब्लड का अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए। जब ब्लड वॉल्यूम हमको बढ़ना है तो वो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ गए? रेड ब्लड सेल क्या है? प्लाज्मा तो बॉडी का फ्लूइड से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम 30 to 40% बढ़ाना है, तो 30 to 40% आप बढ़ाने के लिए प्लाज्मा तो आराम से हो जाएगा। रेड ब्लड सेल के लिए तो आपको उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए। हीमोग्लोबिन किससे आएगा? हीमोग्लोबिन जब आपका आयरन इंटेक ज्यादा होगा। हमारी डाइट डेफिसिट है, so that's why the physiological changes जो है वो हीमोडाइल्यूशन करता है। सिंपल वे में देखिए,
कि आपको यदि हीमोडाइल्यूशन करना है, हीमोडाइल्यूशन हुआ तो फ्लूइड ही गया, तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बने, तो रेड ब्लड सेल्स आपको, उसके लिए आपको आयरन देना ही पड़ेगा। सो फिजियोलॉजिकल डायल्यूशन की वजह से भी जाएगा, इंक्रीज डिमांड होगी फीटस की, वो सब होगा, तो एनीमिया होगा। तो प्री प्रेगनेंसी हमारा भी टारगेट होना चाहिए कि हम उसको 12 ग्राम रखें। और हम जब सीबीसी पूरा करते हैं तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं, और जब पेशेंट ज्यादा एनीमिक होता है तो अपन एक पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन भी देखते हैं, जिसमें हमारा क्लियर कट पिक्चर आ जाती है। यदि माइक्रोसिटिक एनीमिया है तो वो जा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी पे ही जा रहा है। अब आपका मैक्रोसिटिक है तो फॉलिक एसिड, B12 डेफिशिएंसीज, इनके ऊपर जब हम जाने जाते हैं, इसीलिए हमारी आयरन फॉलिक एसिड तो सारी टैबलेट्स अवेलेबल है, चाहे गवर्नमेंट सप्लाई हो और द मार्केटेड प्रिपरेशंस, बट द B12 इज रिक्वायर्ड। सो जब आप देखते हो कि एनीमिया नहीं ट्रीट हो रहा है, आपका पीबीएफ देखना जरूरी होता है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, उससे ही बहुत कुछ आप देख लेते हो कि B12, हर जना B12 एस्टिमेशन कराने नहीं जाता है। जो मासेस में है, हम यदि गवर्नमेंट सेंटर्स में जाएंगे या थोड़ा सा लो रिसोर्स सेटिंग में जाएंगे तो एवरीवन कांट अफोर्ड टू गेट इट डन। तो हमारे को इन चीजों में देखना है और हमारे को ये सप्लीमेंट्स करना है। अब जैसे मैंने बताया कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट आएगा, मैं थक जाता हूँ, वीकनेस है, बिल्कुल स्लीपी स्लीपी फीलिंग होती है, सांस चढ़ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, एंड समटाइम्स इफ दे वॉक थोड़ा सा तो उनको अपनी हार्ट बीट फील होने लगती है, दे फील पैल्पिटेशंस एवरी टाइम, दे आर सेइंग हेडेक हो रहा है हमको। फिर अब क्या होता है कि क्रेविंग हो जाती है। दूसरी चीज, बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि साहब मेरे को चौक खाने की इच्छा होती है, मिट्टी खाने की इच्छा होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स जहां हमें देख लेना। और एनीमिया के लिए आप, क्योंकि सब एक्सपीरियंस आई थिंक जो भी मैटरनिटी वार्ड में वर्क करता है और एनी ऑफ द हॉस्पिटल दे आर वर्किंग, जो रोज आप पेशेंट्स के टच में आते हो, यू कैन सी दैट पेशेंट की लुक जो है पेल लग रही है, उसके लिप्स दिखेंगे, टंग देखोगे, कंजक्टिवा देखोगे, हाथ से कंपेयर करोगे, है ना, टंग पे जैसे ये सब आ जाता है ग्लोसाइटिस में, तो टंग भी आपको बिल्कुल रेड तो दिखेगी पर फर्ड दिखेगी बिल्कुल। देन आपका कई बार नेल्स आप उनका देखोगे, बहुत सीवियर एनीमिया क्या होता है कि नेल्स में बीच में खड्डा पड़ जाता है। सो ये जो कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी है, वो जो राउंडेड नेल है वो एकदम स्पून टाइप हो जाता है। सो वो आपको वैसा दिखता है, वो सीवियर एनीमिया के साइंस होते हैं। अब बिकॉज ये जब पेशेंट, जैसे मैंने बताया, एंटर हुआ, उसकी सिम्टम्स ऐसे आए, उनको देखा, सो हमारे को पेशेंट को जो काउंसिल करना है, पेशेंट नहीं मानता है, सब मेरे से टैबलेट नहीं खाई जाती, मेरे से ये नहीं होता, और घर वाले भी हो जाते हैं जी ये तो उल्टी कर देता है, ये वो कर देती है, वो कर देती है। बट वही सारी चीज है कि हमारे को बताना है सिवियर एनीमिया ऐसी कंडीशन है, जब पेशेंट को समझाइए कि कार्डियक फेलियर में जाता है, क्योंकि ओवरलोड फ्लूइड का होगा तो आपका हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है। और उन पेशेंट्स में हमारा 4 ग्राम 5 ग्राम हीमोग्लोबिन इज ए कॉमन फिनोमिना। आज की तारीख में भी हम 6, 7, 8 ये हीमोग्लोबिन 9 ग्राम्स को मेजोरिटी ऑफ आर हेल्थ प्रोवाइडर्स दे एक्सेप्ट इट कि 9 है, चलो ओके है। नो, इट्स 9 इज नॉट ओके। 9 से आपका सीधा 6 पे आते टाइम नहीं लगेगा, आपको 9 पे कोई चीज एक्सेप्ट करनी नहीं है। तभी अभी नई गाइडलाइंस आई हैं कि यदि 10 से कम है और आप देख रहे हो कि पेशेंट का कोई कंप्लायंस नहीं आयरन के लिए, तो आप आईवी आयरन दे दीजिए। वी हैव ए गुड मॉलिक्यूल जो कि एफसीएम वाला मॉलिक्यूल है। आप 9 ग्राम्स पे हो, आप उसका 1 ग्राम यदि इन्फ्यूजन देते हो तो आपका 4 ग्राम बढ़ता है, यानी कि वो 12 तक पहुंच जाएगा। सो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट एंड पेशेंट का कंप्लायंस टुवर्ड्स दैट, वो उसको समझा के, देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो समझा दीजिए कि मदर को तो ये सब कुछ होने वाला है, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा, उसको फटीग बहुत ज्यादा है, वो कुछ काम नहीं कर पा रही है, देन उसका जो है कोई कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो लोग पढ़ भी रहे होते हैं, एग्जाम्स भी दे रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम, उनका दिमाग नहीं काम करेगा, दे कांट कंसंट्रेट ऑन दैट। वर्किंग गर्ल्स हैं, वर्किंग गर्ल्स है, वो अपने ऑफिस के वर्क में भी अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हो, उनसे कहते हो कि फीटल एंड नियोनेटल क्या इफेक्ट होगा, आई थिंक द फैमिली गेट अलर्ट बाय दैट टाइम। कई बार होता है मदर तो सब होगा, सो ऑल मदर इन लॉ विल से कि नहीं हमको भी कमजोरी होती थी, हमको भी ये होता था। बट जब आप फीटल कंडीशन और नियोनेटल का बताएंगे, देखिए लो बर्थ में भी हो सकता है जो अपन जूझ रहे हैं इंडिया में है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वैसी है। प्रीटर्म डिलीवरीज बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे।
देन आपका जो वो बेबी जो एनीमिक मदर का बेबी होता है उसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी पूरा नहीं होता, तो उनका कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट भी उनकी जैसे बड़े होंगे तो वो सही नहीं आएगा। और इवन इवन जो बच्चे हैं, आप सीवियर एनीमिया के पेशेंट्स को सडन आईयूडी भी हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी भी, क्योंकि लेस ऑक्सीजन सप्लाई है उनको, फीटल डिस्ट्रेस भी जल्दी होगा और वो स्टिल बर्थ भी हो जाएगी। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू विल एक्सप्लेन दैम तो वो समझ जाए। अब हमारा जो ग्रेडिंग हम देना चाह रहे हैं कि 11 से ऊपर इज नॉर्मल, सो आपका 11 से ऊपर यानी कि हम 12 रखें। जब वो 10 to 10.9 है यानी 11 से जस्ट 0.1 नीचे गया, माइल्ड एनीमिया आ गया। आपका 10 से जस्ट नीचे गया, 9.9 से नीचे गया, अप टू 7 आया, मॉडरेट हो गया। एंड जब आपका 7 से जस्ट नीचे गया यानी 6.9 है तो वो सीवियर एनीमिया में आ गया। और अप टू 4 हमने मारा। वेरी सीवियर एनीमिया इज लेस देन 4। आज भी हम 2 ग्राम हीमोग्लोबिन के पेशेंट्स देखते हैं। सो ये अपने लिए एक बेड पार्ट है। इतना हमारा एएनसी हो रहा है ऑलमोस्ट। अभी आप पूरा डेटा देखेंगे तो अराउंड 80-85% हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है, यानी कि पेशेंट आ रहा है डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशन, वेदर दे आर गोइंग टू द प्राइवेट सेटअप और द गवर्नमेंट सेटअप, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पर कहीं ना कहीं जाके वो डिलीवर हो रहा है। तो वो डिलीवर हो रहा है इसका मतलब वो पहले कहीं एक बार जाता है, वो अपना ममता कार्ड बनाता है, एनीथिंग दे आर मेकिंग समथिंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो उन सब चीजों में आप यदि देखोगे तो वहां जो भी बैठा है, वेदर द डॉक्टर इज सिटिंग, द एएनएम इज सिटिंग, आशा वर्कर्स हैं और पैरामेडिकल्स में कोई जीएनएम है, कोई मिडवाइफरी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको ये समझाएं कि भाई ये आयरन खाना तो तुम्हारा जरूरी है, क्योंकि आयरन डिस्ट्रीब्यूशन आशा वर्कर भी करती है। सो अब इंडिया में ये कहना कि बिकॉज ऑफ दिस मीन्स फाइनेंशियल क्राइसिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन फॉलिक एसिड सब जगह अवेलेबल है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप नियर बाई अपनी आशा से लो और सब ले लो। कई बार पेशेंट्स होते हैं दे कांट अफोर्ड, वो सोचते हैं हम कंसल्टेशन वी कैन गिव टू ए प्राइवेट सेटअप, सो 1-to-1 कंसल्टेशन हो जाती है। गवर्नमेंट सेटअप में उनको ये लगता है कि हमारा इतनी भीड़ है तो डायरेक्ट डॉक्टर से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। प्राइवेट में क्योंकि रश कम होता है तो वो 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं। बट आप उनको फोर्स मत करिए, उनसे कह दीजिए भाई ठीक है, क्योंकि वो एक ही चीज कई बार अफोर्ड करते हैं कि भाई हम इधर कंसल्टेशन दे दी, दवाई में हमने इग्नोर मार दिया। सो दिखा लेने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि वो आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे। सो आप उन लोगों को जो है ये कहिए कि जो गवर्नमेंट की अवेलेबल है कम से कम वो भी ले लें। अब आपके डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है, डिजिटल आप करिए, शालीज मेथड से करिए, जो भी है, बट आपका हीमोग्लोबिन पूरा सीबीसी वंस इन योर एंटीनेटल जो है शुरू में एक पूरा सीबीसी हो जाना चाहिए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, बट एटलीस्ट फॉलोअप में पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन आप जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप उनसे मॉनिटर कर सकते हो। देन अभी सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, तो हर पेशेंट, एवरी प्रेग्नेंट पेशेंट शुड टेक आयरन टैबलेट, वो हमारा प्रोफाइल एक्सेस है, यानी हम प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ना ही है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें प्लाज्मा ही बढ़ेगा, आरबीसी उतने नहीं आएंगे, तो हमारे को सप्लीमेंट करना ही पड़े। सो आयरन सप्लीमेंटेशन इज मैंडेटरी। इसमें ऐसा है कि जो प्रोफाइल एक्सिस में जाते हैं उसमें हम 60 मिलीग्राम भी दे सकते हैं, कई बार 100 वाली टॉलरेट नहीं होती है, गवर्नमेंट सप्लाई भी 60 की आती है, मार्केट में भी प्रिपरेशन 60 की आती है। प्रिपरेशन में चाहे वो 100 डालें या 60 डालें, हमें उसका परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन देखना है कि जो हम सॉल्ट दे रहे हैं, जो आयरन दे रहे हैं, वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एक क्वालिटी देखनी होती है। सो आयरन के साथ फॉलिक एसिड हम ऐड करके देते हैं 500 माइक्रोग्राम, वो इनका एक पर डे उतना चला जाता है, तो ये है। अब आयरन कब शुरू करना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, हमने एक फिक्स बांध लिया कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही देंगे, यानी 14 वीक्स के बाद देंगे। बट आप ये देखिए कि यदि पेशेंट आपके पास आया, उस दिन आपने देखा 9 ग्राम हीमोग्लोबिन था एट द फर्स्ट विजिट, यानी 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे उसका 9 ग्राम। आप सबसे पहला क्या है, डाइट उसको समझाएंगे कि भाई डाइट आपको अच्छी तरह लेनी है, ऐसी डाइट जिसमें कि आयरन ज्यादा हो।
हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल बता देते हैं, मीठा जो है चीनी की जगह गुड़ बता देते हैं हमको, है ना। हम ऐसे फूड जिनमें कि आयरन कंटेंट ज्यादा होता है तो वो हम फूड उनको समझा देते हैं। सिट्रस फ्रूट को ज्यादा खाने को बोल देते हैं कि बॉडी में जो भी आयरन आ रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाए। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा कोई ओरल आयरन देने का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हमारा 8-9 हफ्ते के बाद में जब उसकी वॉमिटिंग वगैरह ठीक हो जाती है, लो डोज आयरन हम शुरू कर सकते हैं। ये लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू कर सकते हैं। यस, आईवी आयरन नहीं देना। समझ लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 6 ग्राम हीमोग्लोबिन पे आ गया तो हमें वहां पे ब्लड ही देना पड़ेगा, हम आईवी आयरन नहीं देंगे। बट ब्लड देने के बाद हम ओरल आयरन शुरू कर सकते हैं, और हम उसमें भी प्रिपरेशन ऐसी चूज करते हैं जो पेशेंट को ज्यादा अच्छी तरह टॉलरेट हो जाए, क्योंकि आयरन प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है वो कितनी टॉलरेट हो जाए। फिर टाइमिंग्स हमको बताना है कि खाना खाने के 1 घंटे, देखिए आइडियली क्या भूखे पेट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, पर भूखे पेट में लेने से उनको ज्यादा नौशा वगैरह हो जाता है, तो आप उनको खाना खाने के 1 घंटे बाद दीजिए। अब हमारे को एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो उससे कह दो कि भाई 1 कप पानी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए, उस नींबू पानी से गटक लीजिए आप। या आपने वो खा लिया, उसके बाद यदि आंवले का सीजन, आंवला खा ले संतरे, कीनू, ये सब चीज मिलते हैं, वो दे कैन ईट दैट ऑल्सो। दूसरी चीज, चाय कॉफी हमारे कुछ ज्यादा ही वो होता है, और दूध। रूरल एरिया में, रूरल भी नहीं, आप जनरल पॉपुलेशन में एक है कि एवरीथिंग पेशेंट आपको हमेशा पूछता है, आस इस टैबलेट को हम लोग मिल्क के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें। सो एनी ऑफ द टैबलेट टू मिल्क नहीं है। हाँ, कुछ कैल्शियम प्रिपरेशन हम बताते हैं कि आप मिल्क के साथ ले सकते हो, और आयरन और कैल्शियम हम दोनों प्रेगनेंसी में देते हैं। तो आप हमेशा पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दीजिए, यू इंस्ट्रक्ट देम कि आयरन टू बी टेकन सेपरेटली एंड कैल्शियम टू बी टेकन सेपरेटली, एटलीस्ट 3-4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस रहेंगी। हमारा पेशेंट का कई बार कंप्लायंस नहीं है, तो कंप्लायंस के लिए मैंने वैसे बोला कि आपको उनको समझाना पड़ेगा कि इससे क्या हार्म हो रहा है, हाउ टू टेक। तो ये हमारी बात सिंपल प्रोफाइलेक्सिस में हो गई। सो 9 ग्राम हीमोग्लोबिन हम लेके चले थे, हम 9 ग्राम है तो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे को 100 तो देना ही पड़ेगा। यदि हमारा 11 ग्राम है तो भी पेशेंट को हम लो डोज में आयरन शुरू करेंगे, ताकि वो जैसे प्रेगनेंसी एडवांस हो दे शुड नॉट बिकम एनीमिक। थेरापेटिक डोज में आप 200 मिलीग्राम आयरन तक दे सकते हो, बट फिर वो टॉलरेंस की बात आ जाती है, देन द डिफरेंट प्रिपरेशंस आर अवेलेबल, अकॉर्डिंगली आप इनको दे दीजिए। आपको हीमोग्लोबिन जहां भी आपको एनीमिक दिख रहे हैं, आपको 1 महीने में एक बार हीमोग्लोबिन चेक करना जरूरी है। और डीवर्मिंग की हम बात कर चुके हैं। डीवर्मिंग यस, डेफिनेटली आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमको डीवर्मिंग करना है। हम फूड के बारे में बात कर लिया, दाल है, प्रोटीन, दाल के थ्रू प्रोटीन आ रहा है, सोयाबीन हो गया, आप कोई एग खाता है तो एग ले ले, और यदि थोड़ा सा ठीक है समझदार है तो कुछ फ्रूट्स में जैसे डेट्स है, रेजिन है, मतलब किशमिश है, खजूर है, सो ये ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो वो अपना मीट में, मीट है, फिश है, ये सब चीजें ले सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। तो पूरा न्यूट्रिशन हमें उनको देखना है कि कैसे लेना है। सो ये आप देख लीजिए, विटामिन सी किसमें, इवन गुआवा, that is again have the high concentration of that. Somebody is saying that I should go fast. Gaurav, should I go fast? No, ma'am. You can continue with your It's patient. okay. It was some interference, I guess. ठीक है, we have already talked about that कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है हमको देना है, मतलब 60 to 100 कुछ भी डोज दे सकते हैं आप। माइल्ड में है 100 आपको देना ही देना है, और इफ पेशेंट टॉलरेट्स 200 दे दीजिए। आईवी आयरन यस, इवन 9 से कम में, 10 से कम में भी आप आईवी आयरन दे सकते हो, पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा नहीं है। एंड जो सिवियरली है उनको जो है आप लेस देन 7 जहां है, पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज एंड टू बी गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब सेकंड पार्ट अपना इसमें जो जेस्टेशनल डायबिटीज पे हम बात कर रहे थे, जेस्टेशनल डायबिटीज, जब when we call it a gestational diabetes means impaired glucose tolerance with onset or the first recognition during pregnancy, या तो प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुआ या आपने प्रेगनेंसी में उसको डायग्नोस करा। सो दिस इज impaired glucose tolerance हो गई, मीन्स वो हायर ग्लूकोज लेवल्स को नहीं कर रहा है। सो इन
this definition applies whether or not the insulin is used for the treatment and if the condition persists after pregnancy. वो persist भी करती है. So आपको जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट को आप तो कहोगे भाई इंसुलिन तो दी नहीं, क्योंकि फर्दर आप भी पढ़ते हैं कि इंसुलिन की जरूरत कब पड़ेगी आपको. प्रेवलेंस हम बात कर चुके हैं, जो हमारा हो रहा है 14% आ रहा है. दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा है कि आपको यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करनी है. मीन्स एवरी पेशेंट, एवरी प्रेग्नेंट पेशेंट शुड हैव दिस जीडीएम का टेस्ट, जो कि हम कॉमनली यूज कर रहे हैं, डिप्सी टेस्ट. अब कुछ रिस्क फैक्टर बताया, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो लोग ओवरवेट है, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स है, या प्रीवियस जो इनकी हिस्ट्री है जिसमें उनका बेबी बड़ा वेट, हाई वेट का निकला, प्रीवियस एसबीज की, स्टिल बर्थ की हिस्ट्रीज है, और जो पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा डाइटरी उनमें, और जो अर्बन लाइफस्टाइल ज्यादा जिनका चल रहा है. अगेन व्हाई दिस जीडीएम इज अगेन डिटेक्शन इज इम्पोर्टेंट. हमने मैटरनल फैक्टर बता दिया था कि उसको अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो दे कैन डेवलप डायबिटीज इन देयर फ्यूचर. बहुत जल्दी 5 से 10 साल के अंदर अंदर वो डायबिटीज कर लेंगे. अब जिसको जीडीएम हुआ है, अब मदर का देखिए, उस पेशेंट को ज्यादा चांसेस है प्री एक्लेम्पशिया डेवलप होने का. द बेबी के सराउंडिंग जो फ्लूइड एमनियन होता है, सो द पॉलीहाइड्रोनियोस कैन अकर, एंड पॉलीहाइड्रोनियोस होगा, पेशेंट को बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस खुद पेशेंट को हो जाता है, क्योंकि जो यूट्राइन हाइट है वो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाती है. बेबी वेट बढ़ जाता है यदि डायबिटीज में, देन बेबी वेट ज्यादा होगा तो वो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी ना होकर सिजेरियन के चांस बन गए. एंड आपका मेन जो डायबिटीज में आप देखा है, एज यूजुअल जो डायबिटीज में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, यूटीआई, वेजिनाइटिस, कुछ भी हो सकता है. अब आप देखिए न्यूबॉर्न पे क्या हुआ, हमने पढ़ा कि लार्ज बेबी हो जाते हैं. सो लार्ज बेबी हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करनी पड़ती है. नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो उनके शोल्डर डिस्टोर्सिया, क्योंकि डायबिटीज वाले बेबीज का जो मेन वेट होता है, ये दोनों शोल्डर के बीच के पीछे जो स्कैपुला होता है उसके बीच का वेट, फैट ज्यादा बढ़ता है. तो जब हम उसको खींचते हैं तो ये जो शोल्डर डिलीवरी और डिफिकल्ट होती है, और डिफिकल्ट होती है तो क्या होता है, कई बार यहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, तो अब्स पाल्सी हो जाती है. बच्चा सब कुछ ठीक निकला, अब पाल्सी, हाथ लटकता हुआ निकला, आप सोचिए कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर कोर्ट केस करेगा ही करेगा. सो डिफरेंट बर्थ ट्रॉमास हो गए, मदर को भी हो जाएगा, मदर की पेल्विस में भी बहुत सारे टेयर होने के चांसेस होंगे. फिर जो मदर जितनी हाइपरटेंसिव है, उसका बेबी जो निकलेगा वो बेबी सडन लो शुगर में रहेगा. सो द हाइपोग्लाइसेमिक बेबीज जो है, दे कैन हैव सीजर्स इवन, क्योंकि ग्लूकोज लेवल उसके ब्लड का कम हुआ तो उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होके और उसको फिट्स भी आ सकते हैं. इन पेशेंट का जो हाई शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके बच्चे जो अंदर होते हैं, उनका लंग मेच्योरिटी लेट आती है. सो लंग मेच्योरिटी लेट आती है तो ये बच्चे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ज्यादा जाते हैं, एंड हायर इंसिडेंस ऑफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया भी होता है. तो बच्चे को ज्यादा यदि नियोनेटल जॉन्डिस होगा तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा. सो अभी जैसे अब इसको भी एक जैसे हमने कहा कि हीमोग्लोबिन और सीबीसी अभी वाला कौन सा है, वैसे ही जीडीएम का टेस्ट है, जिसमें हम 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टेस्ट करते हैं. अब आप इस जो हमने ये दिया है WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम जाएं तो पहले फास्टिंग देखें, फिर हम 75 ग्राम पिलाएं, फिर 2 रीडिंग ले, फर्स्ट आवर में ले, सेकेंड आवर में, तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है. क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट जो भी आते हैं थोड़े दूर दूर से भी आते हैं, सिटी के भी होते हैं. सिटी वाला आपके पास जो आपके क्लिनिक में आएगा तो कोई भी नहीं है, ओपीडी शुरू होते हैं 10 बजे बाद, तो दे कांट बी फास्टिंग. सो डिप्सी है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, जिसने एक सिंपल टेस्ट बताया कि जब भी एक लेडी अपने एंटीनेटल क्लिनिक में आती है, हम उसको आते ही हम एक 75 ग्राम ग्लूकोज, आइडियली उसमें ये होता है कि 72.5 ग्राम्स एनहाइड्रस ग्लूकोज होना चाहिए, बट वो हम 75 मोनोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें होता है, इसलिए हम उसको 75 ग्राम्स लेते हैं. वो हम उसको एक ग्लास पानी, यानी 250 to 300 ml वाला ग्लास जो होता है, उसमें डिसॉल्व करके पेशेंट को कहते हैं 5 to 7 मिनट्स में धीरे धीरे पी लो. पीने के एग्जैक्टली जैसे ही वो 7 मिनट में, 5-7 मिनट में पिया, उससे कहिए कि आप घड़ी से टाइम देखिए, और एग्जैक्टली 2 आवर्स के बाद में आप ब्लड शुगर, सिंपल आपका ग्लूकोमीटर, यू कैन यूज योर कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ शुगर्स.
अभी जितने ग्लूकोमीटर्स आ रहे हैं, दीज आर वेरी गुड ग्लूकोमीटर्स, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आप उसमें देखिए यदि वो 120 से कम है, 120 यदि 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के कम है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल कहलाता है। अब 121 से लेके 139 तक जाता है, वो आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहलाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस ग्लूकोज इंटॉलरेंस। सो उसको GGI बोलते हैं, जेस्टेशनल ग्लूकोज इंटॉलरेंस। सो हमारे को जो है ये 130, 132, 135 पे भी ध्यान देना है। 125 से ऊपर हमारे को बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि 125 जो ब्लड शुगर लेवल है, बेबी यदि कंटिन्यूअसली मदर के उस शुगर लेवल में रहेगा तो जो बेबी पैदा होगा उसको डायबिटीज लाइफ में बहुत जल्दी आएगी, वेदर द फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है वो होगा। इसीलिए इंडिया में, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत मीठा खाते हैं, आप उनको प्रोटीन कहिए, दे विल ईट रसगुल्ला, नॉट द पनीर, एंड रसगुल्ला इज फुल ऑफ शुगर। सो ये हमारे थोड़े सोशल प्रॉब्लम्स है जिनमें हम चल रहे हैं। अब यदि उसका 140 आ गया तो शी इज लेबल्ड एज ए GDM। अब GDM हो गया तो ये नहीं है कि हमारे को भिड़ते ही उसको जो है हम कह दिया भाई तुमको डायबिटीज हो गया, आप इंसुलिन पे डाल देते हैं। सो दिस इज नॉट देयर, हमें उसको फॉलो अप करना। अब रही बात कि हम ये स्क्रीनिंग कब करेंगे। स्क्रीनिंग हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे फर्स्ट विजिट पे पेशेंट आता है तभी आप कर लीजिए। हो सकता है वो 8 वीक्स पे आए, हो सकता है 10 वीक्स पे आए, हो सकता है 12 वीक्स पे आए, हो सकता है 14 वीक्स पे आए, तो आप ये टेस्ट करेंगे। कुछ और है जो डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूँ, जो आइडियल टाइम उन्होंने 10 वीक्स बताया, हमारे पास तो जब आएगा जब हम करेंगे। अब यदि हमारे पास 16 वीक्स पे पहला किया है और वो चाहे नॉर्मल है, यदि नॉर्मल है तो हम उसको रिपीट जो है 24 to 28 वीक्स पे फिर करेंगे। और यदि हमारा लेट आया है तो भी हम टेस्ट करेंगे, मतलब जब भी आता है पेशेंट हमें करेंगे। पर यदि हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर ली तो सेकेंड हम जरूर से 24 to 28 वीक्स में करेंगे। और यदि हमारा पेशेंट उसमें भी नेगेटिव रहता है पर 32 वीक्स पे हमें लगता है कि वो या तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है या बेबी साइज जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, आप थर्ड टाइम भी 32 वीक्स पे उसका ये डिप्सी टेस्ट आप करेंगे। तो इन पेशेंट्स में अब क्योंकि इनको फिर आगे फॉलोअप कैसे करना है वो हमें देखना, और ये सब आप इनका रिकॉर्डिंग ये रखेंगे। अब पेशेंट का समझ लीजिए 140 भी आ गया तो हम पेशेंट को सीधा ये नहीं कि मेडिसिन पे डालेंगे, वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे डिपेंड करता है। यदि हमारे पास पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका 142 आ गया तो मुझे कुछ नहीं करना, पेशेंट को समझाना है मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, यानी कि वो अपने खाने में प्रोटीन पार्ट बढ़ाए, फाइबर्स बढ़ाए, कार्ब्स को कम करे। अब मीठा एज सच जो एकदम डायरेक्ट ग्लूकोज जो है, शुगर है, चॉकलेट है, जूस है, ये सब अवॉइड करें। 15 डेज वो डाइट को कंट्रोल करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, कम से कम 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इवनिंग वॉक, और वो सब कर ले। अपना जो बहुत लेट नाइट्स होता था उसको टाइम को ठीक करे। आज की तारीख में तो स्क्रीन टाइम बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन टाइम उनको पता ही नहीं चलता कितने घंटे एक ही जगह बैठे रहते, दैट इज अगेन हार्मफुल। सो उन पेशेंट्स को हम 15 दिन का डाइट, और ये जो MNT होता है ना, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी है, डाइट भी है, सब है, उस पेशेंट का हम फास्टिंग शुगर देखते हैं। फास्टिंग शुगर अभी हमने 195 बोला है, पर आइडियली हम माने तो 90 से नीचे रहना चाहिए। यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी का फास्टिंग ग्लूकोज 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और खाना खाने के बाद 2 आवर्स पोस्ट पेरेंडियल इट शुड बी लेस देन 120। जैसे मैंने आपको बताया कि 140 पे 125 से ज्यादा होते ही वो एक हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में आ जाए। सो इन पेशेंट्स को हम इस तरह मॉनिटर कर लें, यदि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स यदि ये ज्यादा आ रहे हैं, फास्टिंग भी ज्यादा आ रहा है, 90 से ऊपर चल रहा है, पोस्ट पेरेंडियल अगेन 130 140 आ रहा है, तो हमारे को मेडिसिन स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे 2 चॉइस है हमारे पास, एक है मेटफॉर्मिन, एक है इंसुलिन। ग्रेजुअली अभी हमारे पास इंडिकेशन, क्योंकि हमारे पास पहले भी इंडिकेशन था कि हम लोग PCOD वाले पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन देते थे 12 वीक्स तक। सो अभी भी ये है कि यस, गवर्नमेंट बोलती है हमारे को कि मेटफॉर्मिन 20 वीक्स के बाद शुरू करें, बट अभी बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल है जिनमें हमने 20 वीक से पहले दिया है, देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस। सो हम मेटफॉर्मिन भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन में पेशेंट बहुत ज्यादा मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, फिर वो भाग ही जाता है। तो मेटफॉर्मिन कैन बी स्टार्टेड।
हाँ, थोड़ा सा पेशेंट को काउंसिल करके कि भाई या तो तुम इंसुलिन लो लो डोज में, और नहीं तो हम मेटफॉर्मिन देंगे। सो इस वे में हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। मील पैटर्न आपको बता दिया। ग्रीन वाला जो पार्ट है वो सैलेड है गया, छाछ हो गया, ये सब आ जाएगा। आपका येलो पार्ट है जो होल ग्रेन्स, यानी जितना अपन मोटा अनाज बोलते हैं ना, बेजड़ की रोटी एंड ऑल, नॉर्थ इंडिया में इसको बोलते हैं, दोज हु आर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया वी कॉल इट एज अ बेजड़ का रोटी एंड ऑल। और अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज मतलब होल ग्रेन्स आप जितना भी दे रहे हो, सो दिस वी कैन गिव। देन हमारा रिफाइंड शुगर्स जो है, फ्राइड फूड्स हैं, ये सब कुछ अवॉइड करने हैं। और हमारा जो, आप जब वॉकिंग के लिए कहते हो तो वॉकिंग से आप देखेंगे कि आपका जो है ब्लड शुगर लेवल्स काफी अच्छी तरह कंट्रोल हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट जो, आप यदि मेटफॉर्मिन की बात करो तो मेटफॉर्मिन इनिशियली हम 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली शुरू करते हैं, दैट इज टू बी गिवन। हम मैक्सिमम डोज 2 ग्राम पर डे तक दे सकते हैं यदि शुगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट इंसुलिन पे बहुत मुश्किल से तैयार होता है और मॉनिटरिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, इंजेक्शन लगाना मुश्किल हो जाता है। एंड मेटफॉर्मिन इज अ सो गुड ड्रग, इससे कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। थोड़ा जाएगा पेशेंट इमीडिएटली देख लेगा। सो हम स्टार्ट जब करते हैं तो 500 मिलीग्राम दोनों टाइम मील्स के साथ या जस्ट आफ्टर मील्स हम इनको दे देते हैं। इंसुलिन में जो है, क्योंकि जो इजीली गिवन देने वाली प्रिपरेशन है वो इंसुलिन प्रीमिक्स, जिसमें 30-70 वाला रेशो है, बट आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी स्टार्ट कर सकते हैं जो अपना इंसुलिन का है 5 मिनट्स 10 मिनट्स से कर सकते हैं। इंसुलिन हमेशा अपन फूड से जस्ट पहले देते हैं। ये ह्यूमन प्रीमिक्स इंसुलिन को इसलिए इन्होंने प्रेफर करा हुआ है कि ये इजी टू एडमिनिस्टर है। यदि पेशेंट दूर रहता है तो आप मॉर्निंग इवनिंग 2 डोज लगा के भेज सकते हो। सो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज। सो पेशेंट शुड बी एडवाइज कि भाई आपको किसी ना किसी मेडिकेशन पे लेना पड़ेगा इसमें। सो आप इंसुलिन लगाने का तरीका आपको आना चाहिए कि सबकुटेनियस लगाना है, सिरिंज दोबारा नहीं यूज करनी है, आपको लगाने के बाद रब नहीं करना है, जस्ट उसको छोड़ देना है। सो ये जैसा आप लगाते हैं दैट यू हैव टू टेक इन दिस केयर। और अब इसमें साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यस कभी पेशेंट होता है तो उसको स्वेटिंग हो रही है, वीकनेस हो रही है, सब हो रही है, तो जिनको भी इंसुलिन दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत केयरफुल रहना है। यस मेटफॉर्मिन में इतना ज्यादा नहीं होता, कुछ कुछ पेशेंट्स है जिनको होता है, तो उनको समझा के रखो। जो भी पेशेंट को अपन मेडिकेशन शुरू करते हैं दे शुड हैव देयर ग्लूकोमीटर विद देम, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। यदि वो बाहर जा जाके बार बार कराते हैं उससे बढ़िया एक बार यदि ग्लूकोमीटर खरीदते हैं, उनकी स्ट्रिप की कॉस्ट और वो देखते हैं, तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और क्योंकि दे आर हाई रिस्क फॉर दैट, पोस्ट डिलीवरी भी उनको जो है 6 हफ्ते बाद चेक करना है, तो वो उसमें ट्रेंड हो जाए और वो लोग अपना शुगर, जब भी ये सारे सिम्टम्स हो कि उनको बहुत घबराहट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो वो अपना चेक कर ले। और चेक करके उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, घर में क्या होता है, शुगर अवेलेबल होती है, दे कैन टेक शुगर, शुगर की टैबलेट्स भी मिलती है, शुगर के क्यूब्स भी आते हैं, दे कैन ईट दैट। सो फाइनली व्हाट वी हैव टू सी, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हमारी सबकी, चाहे वो एनीमिया है चाहे डायबिटीज है, वो हमको करनी करनी। हमारे को उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों में ही करना है। एनीमिया में भी उनको खान पान समझाना है, सब कुछ करना है, एंड दे शुड ऑल्सो मूव। वो चलते फिरते नहीं है तो उनसे पता भी नहीं चल पाता, बिल्कुल बेड रेस्ट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि उनको क्या तकलीफ होती है चलने में, क्योंकि वो वन ऑफ द साइंस है। आयरन रिच फूड लेना है, हमेशा समझाना है। जो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, यदि उसको डायबिटीज डायग्नोज नहीं भी हुए तो भी उसको कहना है कि लो ग्लाइसेमिक फूड लीजिए इन नेक्स्ट 9 मंथ्स में। और हमारे को टाइमली देखना है पेशेंट को कि जो मेडिकल थेरेपी, जैसे मेटफॉर्मिन था, मेटफॉर्मिन से हम इंसुलिन पे गए, इसी तरह ओरल आयरन था, ओरल आयरन से हम जो है इस पे आईवी आयरन पे जाना पड़ रहा है। तो इस तरह टाइमली पेशेंट को समझा के रखो कि जितनी सीवियरिटी होगी उस अकॉर्डिंग आपका जो होगा। एंड रिकॉर्डिंग ऑन योर कार्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे वो जाके किसी भी सेंटर पर डिलीवरी के लिए जाता है तो दे विल कम टू नो कि भाई ये पेशेंट एनीमिक रहा था, इसको ये ट्रीटमेंट मिला, ये जीडीएम रहा था, इसको ये ट्रीटमेंट मिला। सो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट का फॉलोअप हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। वो यदि आपके यहाँ से कहीं और जा रहा है तो उसको समझा दीजिए कि ये पेपर आप जिस भी नए सेंटर पे जाएं, ये सारे पेपर्स आप दिखा दें। सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप। और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे आजकल टेस्ट आ गए हैं, हम बाद में एनुप्लॉइडीज देखते हैं, ये सब करते हैं, बट ये जो चीज
simple way में with the limited resources center, with the minimum expenditure of your money, we can save these patients from a complication of these pregnancies. Thank you.